सो हेलो गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि वेरिएबल्स कौन से होते हैं, उनके डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स के फॉर्मेट कौन से होते हैं, मतलब हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन से डेटा टाइप के लिए कौन सा फॉर्मेट है, उनकी रेंज क्या है, उनकी साइज क्या है। तो चलिए अब इस वीडियो में देखेंगे कि भाई ठीक है, हमने वेरिएबल ले लिया, एक डेटा टाइप ले लिया, लेकिन उसमें वैल्यू तो इंसर्ट करना पड़ेगी। ठीक है, तो वो कैसे करते। तो इस वीडियो का जो एम है कि वो है कि इनपुट फंक्शंस, मतलब हम यूजर से इनपुट कैसे ले, लेकिन यूजर से इनपुट लेने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी करेंगे कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी, तब आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल इसका यूसेज क्या है। तो देखिए, जैसे कि हमने देखा कि एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो ये होता है उसका सिंटैक्स, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। ये हो गया सिर्फ क्या, डिक्लेरेशन, और ये क्या हो गया, सिर्फ डिक्लेरेशन। मतलब क्या होगा, सपोज हमें इंट देना है तो हम क्या लिखेंगे, इंट n1, ठीक है, और ये सेमीकोलन। तो ये मेमोरी में कैसे बनेगा, ये ऐसे, ये कोई मेमोरी एड्रेस होगा 11291, ऐसे कुछ तो भी एक एड्रेस होगा, और ये एड्रेस को जो है एक मेमोरी जो लोकेशन है इसको मिलेगा एक नाम n1, ओके। लेकिन अब ये n1 जो है इसको मेमोरी कितनी मिलने वाली है, तो इंट है, तो बाय डिफॉल्ट कितना मिलेगा, 32 बिट आर्किटेक्चर के ऊपर ये जो साइज है मेमोरी की वो मिलेगी 2 बाइट, ओके। मतलब हम इसमें सिर्फ 2 बाइट्स तक ही डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, चलो। लेकिन अब इसमें वैल्यू है क्या, नहीं, ये रहेगा एम्प्टी, ठीक है। अब ये हो गया सिर्फ डिक्लेरेशन, अब इसमें वैल्यू दो तरीके से आ सकती है, ठीक है। एक तो जब डिक्लेयर कर रहे हो तभी दे दो, या फिर डिक्लेयर करने के बाद ऐसा लिख लो। देखो फर्स्ट ये होगा डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एक ही टाइम पे, ओके। कैसे, इंट n1 इक्वल टू 10 सपोज, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सेकेंड मेथड क्या है, इंट n1 सेमीकोलन, ओके, ये n1 कंसिडर करिए इसको, n1 और उसके बाद n1 इक्वल टू 10, दोनों भी सेम, ठीक है। ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन मतलब इनिशियलाइज करना, मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू दे देना, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, और ये डिक्लेरेशन कर लिया फिर उसके बाद वैल्यू असाइन कर दी, ओके। तो देखिए अब मैंने एक ही वेरिएबल में वैल्यू रख दी, ठीक है। अब इसमें कितना है, 10, ठीक है। तो इसका ये जो 10 है ये किस में आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। ये हो गया डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ। अब देखिए, क्या हर बार आप जब प्रोग्राम करोगे तो क्या आप ही वैल्यू डिक्लेयर करोगे, सॉफ्टवेयर होता है तो क्या आपने जो वैल्यू डिक्लेयर कर ली बस उसी के हिसाब से चलता है, नहीं, हमें यूजर से भी इनपुट लेना है। सपोज मुझे ऐसा नहीं करना है, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे कैसे करना है, ये है इंट n1, ओके। ये जो n1 है, या फिर कोई भी एक वेरिएबल हो, आपने कोई भी किया, इंटीजर किया, फ्लोट किया, कैरेक्टर किया, लॉन्ग किया, डबल किया, ठीक है, शॉर्ट इंट किया, तो उसमें जो वैल्यू है वो यूजर के तरफ से आए, मतलब यूजर इनपुट करे, ना कि प्रोग्रामर खुद, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू रखेंगे, ओके, जो यूजर से एक्सेप्ट करेंगे, वैल्यू एक्सेप्ट फ्रॉम यूजर, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। मतलब हर बार वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे नहीं, हम यूजर से वैल्यू अब लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए, ठीक है, वैल्यू एक्सेप्ट फ्रॉम यूजर, इसके लिए यूजर से एक्सेप्ट करवाने के लिए हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है। मैंने पहले बोला था कि सी के पास रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी है, मतलब उन्होंने कुछ फंक्शंस डिक्लेयर कर चुके हैं, ओके। तो उसमें से एक फंक्शन है वो है स्कैनएफ, स्कैन और ये एफ, ओके, पूरा स्मॉल है, ठीक है। अब ये फंक्शन कैसे, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर फंक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके सामने क्या लगता है, करली ब्रैकेट, ओके। तो ये हो गया स्कैन और ये एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन। स्कैन मतलब कुछ तो स्कैन करेगा, हमारे पास लाएगा, ठीक है। ये है फंक्शन। अब इसे कौन सा फंक्शन कहते हैं,
ये हमें यूजर से इनपुट देने वाला है, मतलब हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो ये हो गया इनपुट फंक्शन। इसे कहते हैं इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्यों? क्योंकि हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। अब उसके बाद ये हो गया इनपुट फंक्शन, लेकिन ये इनपुट फंक्शन हमें यूज करने से पहले हमें उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब ये फंक्शन जिस हेडर फाइल में है, मतलब ये कहीं ना कहीं तो डिफाइन होगा, जैसे कि मैंने कहा कि ये प्री डिफाइन है, प्री डिफाइन है तो ये कहीं ना कहीं डिफाइन होगा। तो ये जो फंक्शन है ये ऑलरेडी डिफाइन है stdio.h। ओके, तो ये है stdio.h इस हेडर फाइल में, ये फंक्शन है इस हेडर फाइल में। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये क्यों? ये जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होंगे, ठीक है, वो इस फाइल के थ्रू होंगे। मतलब अगर आपको इसको यूज करना है तो कंपलसरी आपके प्रोग्राम में इसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखिए, अगर हम गलती से ये यूज कर लिया और इसको अगर हमने इंक्लूड नहीं किया ना, तो प्रोटोटाइप का एरर देता है कि भाई दिस स्कैनफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप, मतलब ये इसमें डिफाइन है, ये आप यूज कर लो, ठीक है। तो ये होता है इसका इनपुट फंक्शन। अब देखते हैं कि भाई ठीक है, चलो ये इनपुट फंक्शन इनपुट का काम करता है और ये इस हेडर फाइल में हमने इंक्लूड भी कर लिया, ठीक है। अब एक्चुअल वेरिएबल में वैल्यू कैसे लेंगे, अब देखते हैं इसका एक्चुअल सिंटैक्स, ठीक है। चलो देखते हैं स्कैनफ सिंटैक्स, स्कैनफ का सिंटैक्स स्कैनफ। अब ये पूरा स्मॉल है, ठीक है, ये पूरा स्मॉल है, इसमें कुछ भी कैपिटल नहीं लिखना है। करली ब्रैकेट, सॉरी राउंड ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे डबल कोट्स स्टार्ट होता है, यहाँ पे आता है कंट्रोल स्ट्रिंग, कंट्रोल स्ट्रिंग डबल कोट क्लोज, ठीक है। उसके बाद कॉमा, मतलब दूसरा पार्ट शुरू होगा, ठीक है, कंट्रोल स्ट्रिंग। और यहां पे आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, और ऐसे हम कहां तक जा सकते हैं? n तक जा सकते हैं, ओके, आर्ग्यूमेंट n। अब ये है क्या चीज, ठीक है, ये है सिंटैक्स, मतलब ये है रूल्स कि ऐसा लिखना है। अब इसमें एक्चुअली है क्या ये कंट्रोल स्ट्रिंग? देखिए, ये जो कंट्रोल स्ट्रिंग है ना, ये कंट्रोल स्ट्रिंग हमें बताएगा कि हम कौन से टाइप की वैल्यू इंसर्ट करवा के लेंगे, मतलब हम यूजर से एक्सेप्ट करवाएंगे, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है, मतलब फॉर्मेट कौन सा है। तो देखिए, हमें अगर इंट लेनी है, ठीक है, इंट लेना है, तो हम %d या फिर %i यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा देखा ना पिछली वीडियो में कि अगर इंट यूज करना है तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फ्लोट है तो फ्लोट के लिए %f है, ठीक है। कैरेक्टर के लिए, कैर के लिए %c है, ऐसे, ठीक है। तो इससे समझ में आएगा कि भाई अगर आप इंटीजर ले रहे हो तो इस चीज की वजह से, मतलब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजह से समझ में आएगा हमारे सी को कि कौन से टाइप की वैल्यू आ रही है। तो बस यही फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें यहाँ यूज करना है। हमें यहाँ क्या यूज करना है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब देखिए इसका यूज क्या है। एक्चुअली ये फॉर्मेट स्पेसिफायर से ये स्कैनफ को समझेगा, सी को समझेगा कि जो कौन सी टाइप की वैल्यू आने वाली है उसका टाइप क्या है। ये %d, %i, %f, %c इससे समझता है। अब ये आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3 क्या है? देखिए, हमें एक जो प्रोग्राम में है हमें बहुत सारे वेरिएबल के साथ काम करना पड़ता है, ठीक है, कभी इंटीजर, कभी फ्लोट, ओके। तो जो वेरिएबल में हमें वैल्यू इंसर्ट करवानी है यूजर से, बस उसी वेरिएबल का नाम यहाँ पे रखना है। अगर 2 है तो फर्स्ट यहाँ 2, उसके बाद कॉमा 2 और ये सेकेंड, ठीक है। तो ये होते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट्स मीन्स आवर वेरिएबल लिस्ट, वेरिएबल लिस्ट सेपरेटेड बाय कॉमा, ओके। अब देखिए, लेकिन ये आर्गुमेंट के साथ और एक ऐसा साइन आता है, ठीक है, उसको कहते हैं एम्परसेंड साइन।
अब ये एम्परसेंड, ये कैसा दिखता है, ऐसा, ठीक है। अब ये एग्जांपल लूंगा तो भी आपको समझ में आएगा ये एम्परसेंड ऐसा क्यों लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया उसका सिंटैक्स। कंट्रोल स्ट्रिंग यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद ये है आर्गुमेंट्स। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर में स्पेस अलाउड नहीं है, स्पेस मत दीजिए, ठीक है, स्पेस नॉट अलाउड, ठीक है, स्पेस नहीं देना है। अब इसका देखते हैं हमारा एग्जांपल, ठीक है। तो देखिए स्कैन एफ, ठीक है। अब देखिए मैं ये फंक्शन यूज करने जा रहा हूं, मतलब हम क्या करेंगे अभी, दो वैल्यूज लेंगे, ठीक है, वो यूजर से इनपुट करवा के लेंगे। अब हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, सपोज मुझे रखना है एक n1 और एक n2, लेकिन एक याद रखिए हम यूजर से इनपुट तो ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जिस वेरिएबल में ले रहे हैं ना, ठीक है, हम यहाँ पे जो वेरिएबल की लिस्ट लगाएंगे अभी, वो वेरिएबल लिस्ट में डालने से पहले उसे डिक्लेयर होना जरूरी है। मतलब आप यूज कर रहे हो लेकिन उससे पहले सी को बताओ कि मैंने ये वेरिएबल के लिए ये डेटा टाइप रखा है। मतलब कैसे, यूज करने से पहले डिक्लेयर कर दो। कैसे, देखिए इंट n1, n2, ओके। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कि सिस्टम में, हमारे सी के सिस्टम में, मेमोरी में दो वेरिएबल्स बन जाएंगे, दो मेमोरी रिजर्व हो जाएंगी इंटीजर के लिए एज अ 2 बाइट्स। उसको समझ में आएगा कि इसमें सिर्फ अब कौन सी वैल्यू आने वाली है, इंटीजर, ठीक है, जो कि फ्रैक्शनल नहीं होगी, विदाउट फ्रैक्शनल वाली वैल्यू आने वाली। तो मेमोरी में क्या हो जाता है, देखिए सपोज ये मेमोरी है, तो यहाँ पे एक 2 बाइट्स का एक मेमोरी बनेगा, यहाँ पर एक 2 बाइट्स का मेमोरी बनेगा, ठीक है। कहीं पर भी बनता है, हम डिसाइड नहीं कर सकते या फिर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसी मेमोरी लोकेशन पे बनेगा। सपोज ये 1 1 9 1 ऐसे कुछ तो भी बना, ये 9 1 2 3 पे बना, ठीक है। तो ये 2 बाइट्स के दो मेमोरीज बन जाएंगे। मतलब इसके लिए 2 बाइट्स और इसके लिए 2 बाइट्स, ये रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। और इसको नाम जाएगा n1 और इसको नाम जाएगा n2, ठीक है। तो ये हमें स्पेस मिलेगा, ये वाला स्पेस मिलने वाला है कि हम ये यूज करेंगे। अब देखिए स्कैनर, अब ये यूज होने वाला है एक्चुअली, ठीक है। ये डिक्लेरेशन हो गया, डिक्लेरेशन, और अब ये यूज, मतलब अब इनपुट हम यूजर से लेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी स्कैनफ यूज कर रहे हो तो उससे पहले हैश इंक्लूड stdio.h यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। जब हम प्रोग्राम शुरू करेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब ये सिंटैक्स और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए n1 और n2 में हमें क्या रखनी है, वैल्यू। कौन से टाइप की वैल्यू आने वाली है, इंटीजर टाइप की। और इंटीजर की टाइप की वैल्यू आ रही है, मतलब कौन सी, 10 20 या फिर कोई 91 93 ऐसे कुछ तो भी वैल्यू होगी, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसे समझ में आता है, इसके लिए कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो इंट के लिए नॉर्मल इंट, ये कौन सा है अभी, ये अनसाइन है, सॉरी साइन है, साइन है, ठीक है। ये इंटीजर साइन है, इसकी रेंज क्या है, -32768 टू +32767, ठीक है, ये इसकी रेंज है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %d और %i, ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जनरली %d ही ज्यादातर यूज होता है, तो आप %d यूज करो। %i भी यूज करने से कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, सेम आउटपुट देगा। अब देखिए डबल कोट ओपन, ठीक है। हमें कितने वेरिएबल लेने हैं, 2, ठीक है। तो एक साथ लेना है तो दोनों एक साथ लिखो, एक के बाद दूसरा लिखना है तो वो लिखेंगे, ठीक है। अब एक साथ दोनों करते हैं, तो देखिए ये n1 के लिए पहला %d यहां आएगा, %d, ठीक है। उसके बाद दूसरा %d, डबल कोट क्लोज कॉमा। अब इसमें समझ में आएगा कि %d मतलब 2 इंटीजर आने वाले हैं कोई तो भी, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, यहां पर ये कॉमा के बाद यहां पर जो फर्स्ट वेरिएबल आएगा, ओके, जो फर्स्ट वेरिएबल आएगा वो वहां पे लिखना पड़ेगा। मतलब इसमें देखो ये %d जो है ये किसके लिए काम करेगा, कॉमा के बाद तुरंत जो फर्स्ट आएगा उसके लिए। मतलब इसमें ये जो वैल्यू है ये किसके लिए फॉर्मेट होगी, यहां पे। अब मैं लिखता हूं n1, सॉरी एक सेकंड, ओके, ये जो वेरिएबल है यहां पर, ओके, n1, ठीक है, ये आ गया n1। लेकिन हमें क्या करवाना है, ये %d, ठीक है,
इंटीजर आने वाली है, ये हमें n1 पे भेजना है, लेकिन वो n1 के मेमोरी में भेजना है, ठीक है। तो इससे पहले लगता है एम्परसेंड साइन। ये एम्परसेंड जो है ये एड्रेस ऑफ दर्शाता है, ठीक है। एड्रेस ऑफ मतलब n1 के एड्रेस में जाके स्टोर हो जाए, एम्परसेंड, ठीक है। अगर आपने एम्परसेंड नहीं लगाया तो वो वैल्यू मिस भी हो सकती है, ठीक है। ये जो एम्परसेंड साइन है ये एड्रेस दिखाता है, एड्रेस। अब कैसा, देखिए n1 का एड्रेस क्या लिया हमने 1191, तो ये जो है ये वैल्यू आने वाली वैल्यू %d फॉर्मेट होके ये n1 के एड्रेस में चली जाएगी, मतलब यहाँ पर, ओके। उसके बाद दूसरी वैल्यू यहाँ पे कंपलसरी कॉमा देना है, एक वैल्यू होने के बाद कंपलसरी कॉमा, और उसके बाद दूसरा ये जो है ये दूसरे वाला ये कहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा एम्परसेंड n2 और राउंड ब्रैकेट ओपन और ये सेमीकोलन। तो ये होगा इसका एग्जांपल, मतलब ये जो %d है ये जाएगा फर्स्ट इसमें, और ये जो सेकंड वाला %d है ये जाएगा n2 में। तो ये होगा इसका एग्जांपल। देखिए अब क्लीन करके देखते हैं थोड़ा सा। इंट n1 n2 कोई भी, ठीक है। अब इसके बाद scanf डबल कोट ओपन, उसके बाद n1 कौन सा है इंटीजर, तो %d, अब i भी लिए तो चलता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। %d 2 है इसीलिए 2 लिया, ठीक है। डबल कोट ओपन, उसके बाद कॉमा, उसके बाद n1 में वैल्यू रखना है, लेकिन ये कहाँ पे जाता है, एड्रेस में जाके स्टोर होता है, क्योंकि हमें पता है ये जो वेरिएबल नाम जो आया n1 वो किसके लिए मिलता है, हमें उस मेमोरी के लिए वो नाम मिलता है। तो हमें एक्चुअली नाम में वैल्यू स्टोर करनी है एड्रेस पे, तो हम वैल्यू स्टोर करते हैं एड्रेस पर। तो एड्रेस के लिए ये एम्परसेंड और ये जिस वेरिएबल में रखना है उसका नाम रख दो n1। अगर आपको पहले n2 में रखना है तो आप n2 लिखो, अगर आपको पहले n1 में रखना है तो n1 में लिखो। तो ये होगा n1, उसके बाद कॉमा एम्परसेंड n2 और ये राउंड ब्रैकेट ओपन और ये क्लोज, क्योंकि देखिए अगर ओपन होता है तो क्लोज करना जरूरी है, और आखिरी में ये सेमीकोलन कंपलसरी है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट खत्म होने के बाद जैसे हम इंग्लिश में, मराठी में, हिंदी में डॉट लिखते हैं, तो वैसे ही इसको भी समझ में आना चाहिए कि आपका स्टेटमेंट खत्म हो गया तो वो सेमीकोलन से खत्म होता है, ठीक है। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, scanf %d डबल कोट्स हो गया, ओके। अब आप कहते हो कि मुझे पहले n1 में नहीं रखना है, मुझे पहली वैल्यू n2 में रखनी है, तो लिखिए n2, तो कौन सा, ये %d वाला नहीं, यही %d वाला यही जाने वाला, ठीक है। ये सीक्वेंस होता है, कॉमा के पहले जो पहले आएगा वो यहां से पहले आएगा, अब उसके बाद कॉमा, एम्परसेंड कौन सा बचा, n1 बचा, तो ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो इसके लिए काम करेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सेपरेट सेपरेट भी ले सकते हो, scanf %d डबल कोट कॉमा एम्परसेंड n1, ठीक है। मुझे एक एक करके लेना है, तो scanf डबल कोट %d डबल कोट कॉमा एम्परसेंड n2, ये ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, ये यूज करने से पहले ये वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए, ये कंपलसरी यूज करना। और दूसरे बात, scanf यूज करने से पहले वो #include stdio.h हमारी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। अब ये हो गया इंटीजर के लिए, क्या हमें हर वक्त क्या इंटीजर ही थोड़ी ना यूज करना है, हम फ्लोट, कैरेक्टर कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे देखिए इंट n1 n2, ठीक है, सेमीकोलन, ओके। उसके बाद फ्लोट है, ओके, कोई भी एक नंबर लेंगे, सपोज डिवीजन करेंगे, ठीक है, डिवीजन, ये कर लिया। अब उसके बाद कैर लेंगे, कैर, उसके लिए नेम लेंगे, ठीक है। कैर में एक ही कैरेक्टर आता है, इसमें एक ही कैरेक्टर आएंगे। अब देखिए मेमोरी में कितनी साइज अब लगने वाली है मेमोरी को, देखिए इसके लिए लगेंगे 2 बाइट्स, इसके लिए लगेंगे 2 बाइट्स, इसके लिए लगेंगी 4 बाइट्स, इसके लिए लगेंगी 1 बाइट। तो मतलब 2 2 4, ये 4 4 8 और ये 9, मतलब 9 बाइट्स रिजर्व हो चुके। अब कैसे, ये कोई भी एक मेमोरी है सपोज, ठीक है, हमने मेमोरी ले लिया, ओके। ये 2 बाइट्स पहले n1 को, ये n2 को, ये
किसके लिए, डिव के लिए और एक मेमोरी के लिए, ठीक है। इसको एक एड्रेस दे देते कोई भी 11912, ये ना सॉरी यहाँ पे नहीं रखते, ठीक है, इसको मत कंसिडर कीजिए, 91213, मतलब गैप रखने के लिए मैंने कंसिडर नहीं किया। यहाँ पे 11212 कुछ भी एक एड्रेस हो सकता है, यहाँ पे 91312 ऐसा कोई भी एड्रेस हो सकता है। अब ये है सपोज इंट, ये है n1, ओके, ये आया n2, ये आया सपोज क्या है हमारा div, और ये है नेम, ठीक है। तो अभी इसके लिए 2 बाइट्स, 2 बाइट्स, 4 बाइट्स और 1 बाइट्स ये मेमोरी स्टोर हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू आने वाली है वो डेसिमल, सॉरी हमारी नॉन फ्रैक्शनल। अब डिव में कौन सी आएगी, फ्रैक्शनल, अगर हम दोनों का डिवीजन कर लेंगे तो फ्रैक्शनल, और कैरेक्टर में कौन सी आने वाली, कैर। अब हम इसका डिवीजन तो करने वाले है नहीं, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये हम यूजर से नहीं लेने वाले, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन होगी इसमें आने वाली थी, लेकिन हमने अभी तक ऑपरेटर पढ़ा नहीं है, तो वो हम अगले इसमें देखेंगे। अभी इसमें ना यूजर से ही करवाते हैं, ओके, ठीक है। तो देखिए scanf, अब ये 2 नंबर लेना है, %d, ओके। अब फ्लोट भी लेना है सपोज, तो %f, ठीक है, और उसके बाद कैरेक्टर भी लेना है तो %c, एक साथ ही लेना है तो डबल कोट्स। अब जैसा सीक्वेंस है वैसा लिखो, ठीक है। अब इसमें क्या है, $n1, उसके बाद $n2, अब इसके बाद ये गया इसके लिए, ये गया इसके लिए। अब जो %f जाएगा वो जाएगा थर्ड के लिए। अब %f किस में है, फ्लोट में कौन है, div, यूजर से लेंगे, हम कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, ये सिर्फ आपको यूजर से वैल्यू लेने के लिए, क्योंकि इसका डिवीजन करने के लिए हमें ऑपरेटर सीखना जरूरी है, वो आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहां पे है $div, ओके, क्योंकि ये div के एड्रेस में जाके, अब कौन सा है, %c, तो %c किस में है, %c है $name, छोटा लिखता हूं, राउंड ब्रैकेट क्लोज और ये सेमीकोलन, मतलब ये ओपन और ये क्लोज, तो एक साथ 4 भी ला सकते हो आप, एक साथ एक भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये %, क्योंकि ये n1 ये किसको नाम है, इस मेमोरी को नाम है, ठीक है, ये मेमोरी को नाम है, मतलब इसे पता चलता है कि %d जो आने वाली है फॉर्मेट, ये n1 का जो एड्रेस है ना, ये इसका नाम है एड्रेस ऑफ, देखिए इंग्लिश देखिए सिंपल, एड्रेस ऑफ, और उसके बाद क्या है n1, तो वहां पे जाके स्टोर हो जा, तो एड्रेस ऑफ n1 कौन है, यहां पर जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, आप जो इनपुट करोगे तो वो वैल्यू यहां पर स्टोर हो जाएगी। अब ये एड्रेस ऑफ n2 तो कहां पे जाएगा, यहां पर, एड्रेस ऑफ div तो ये कहां पर जाने वाला है, सिंपल यहां पर, एड्रेस ऑफ नेम ये यहां पर। अब देखिए ये जो %d, %f, %c इनके इसमें गए, ओके, तो इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी उनके रेंज के बीच में ही स्टोर होने वाली है। आप रेंज, अगर रेंज के बाहर गए तो क्या आउटपुट आता है ये हम जब प्रोग्राम करेंगे, मतलब हमारा प्रिंट, अभी स्कैनअप तो हो गया, प्रिंटफ होने के बाद जब हम एक्चुअल प्रोग्राम की तरफ जाएंगे तो ये आपको समझ में आएगा। लेकिन ये अगर आपको क्लियर है तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमें समझ में आया, ठीक है। तो इसमें %d ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर, और जैसे जैसे सीक्वेंस है देखो %d तो यहां पर भी इंटीजर ही आने चाहिए, ओके। %f तीसरा लिखा तो तीसरा div ये जो है वो हमारा फ्लोट ही आना चाहिए, और ये जो है कैरेक्टर तो यहाँ पे कैरेक्टर आना चाहिए। आप सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर पहला कैरेक्टर लेना है, दूसरा इंट लेना है, तीसरा फ्लोट लेना है, चौथा फिर से इंटीजर लेना है, ले सकते हो, लेकिन सीक्वेंस मेंटेन करो, ओके। तो चलिए देखते हैं कि किसको किसको समझाए। तो अभी जो है हम एक आपको पूछते हैं, ठीक है। सपोज मैंने ये इंट n1 और ये a1 दिया, ठीक है, ये a1 है, उसके बाद है कैर ch नाम है इसका, कैर ch दिया, फ्लोट % दिया, ओके। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसके लिए कि आपको एक असाइनमेंट है, ऐसा समझ में आया कि नहीं। पहले जो है आपको यूजर से लेना है %, ठीक है, % यूजर से लेना है, उसके बाद ch लेना है, उसके बाद a1 लेना है, और उसके बाद n1 लेना है। तो ये जो scanf है, ये scanf, इसमें ऐसा क्या लिखना पड़ेगा कि वो
%, ऐसा %, उसके बाद ये यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे क्या सीक्वेंस आएगा, तो ये सीक्वेंस आएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हमें समझ में आएगा कि आपको समझा है या नहीं समझा है। तो देखिए गाइज, ये था स्कैनएफ का वीडियो। अब अगला जो वीडियो आएगा, तो ठीक है हमने यूजर से ले लिया, ओके, हमें प्रिंट भी तो करवाना है, यूजर से लिया तो अब हम प्रिंट करवाएंगे, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है ये जानते हैं हम अगले वीडियो में।